Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं हूं आरजे दिलीप आपके साथ। भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। 2047 की बात हम कर रहे हैं, जहां पर विकसित भारत का ये सपना साकार होने वाला है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बात जरूर करें, भारत की नॉलेज सिस्टम पर हम बात जरूर करें। कैन इंडियाज यूनिवर्सिटी बिकम द इंजन्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन? एक बहुत बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल मैं समझता हूं कि आप में से कई सुनने वाले देखने वाले लोग होंगे जिनके मन में जरूर होगा। डिग्रीज प्रोड्यूस करने के बियॉन्ड, और क्या हम पेटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजीज हैं, क्या वो स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट किया जा सकता है? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पर कितना जोर दिया जा सकता है? ये सारी बातें हम जानने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गेस्ट हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में है वो बिल्कुल सही व्यक्ति है जो इस पर हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ही इज एन एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर, रिसर्चर, 3 times TEDx speaker, startup mentor, policy contributor, and 4-time author who has spent more than a decade working at the intersection of education, innovation, entrepreneurship and nation building. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ आपने काम किया है, स्टार्टअप्स के साथ, इंक्यूबेटर्स के साथ, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ। एंड एक बात को इन्होंने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया है, वो ये कि इंडियाज ग्रेटेस्ट अनटैप्ड एसेट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल विद इन इट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और इनकी लेटेस्ट बुक है IP to IPO, डीकोलोनाइजिंग एकेडमिक स्टार्टअप रेवोल्यूशन, बिल्डिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स फॉर विकसित भारत 2047। एक बहुत ही कमाल की ये बुक है, इस पर भी हम बात करेंगे। नॉलेज क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के बारे में जानेंगे, रिसर्च से कमर्शियलाइजेशन के बारे में जानेंगे। उमेश राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दिलीप सर फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपकी इस बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक बहुत ही समय पर ये किताब आई है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बिल्कुल। और काफ़ी सालों से, 15 सालों से इनोवेशन इकोसिस्टम्स में काम करने के बाद, अलग अलग पहलुओं को समझने के बाद जी, जो बहुत नज़दीक से, मतलब एक मान लीजिए 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे से लेकर PhD स्कॉलर्स और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पर्सनली जाने के बाद, विजिट देने के बाद, काफ़ी सारे लकुनास जो आइडेंटिफाई हुए जी, जो टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन या हम इनोवेशन के तरफ क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, और उसके कुछ तथ्य निकल के आए। तो उसी चीज़ों पर ये किताब आधारित है। और इतनी बड़ी बात मेरे लिए है, मेरी 4थी किताब है जिसका फोरवर्ड डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी ने लिखा है। तो वैलिडेशन अगर एक एपिक ऑफ द एपिक लेवल पे हो, और मतलब वो इनोवेशन के महामहिम कह सकते हैं जी, जिन्होंने हल्दी के लिए पेटेंट फाइट किया था जी। एक US की एंटिटी ने, जब हल्दी के लिए जो कर्क्यूमिन, टर्मरिक हम यूज करते आ रहे न जाने कितने जन्मों से, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए जिन्होंने पेटेंट किया था तो उनको फाइट करके उन्होंने रिवोक करवाया जी। बासमती पेटेंट के लिए उन्होंने फाइट किया था। सो जब ये किताब बन रही थी, आई गॉट इन टच विद सर, और काफ़ी कुछ उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने भी काफ़ी सारे आइडियाज़ और सजेशंस दिए, एंड देन दिस बुक हैज़ कम आउट। एंड एज यू नो, 11 जून 2026 को हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में इसका विमोचन किया एट द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल आशीष शेलार जी एंड मंगल प्रभात लोढ़ा जी एंड प्रोफेसर MM शर्मा, जिन्होंने श्री मुकेश अंबानी जी को पढ़ाया है एट ICT मुंबई। So, sir, thank you so much once again for having me, and it's such a important dialogue. The topic which you rightly said. समय की मांग है ये। IP to IPO, decolonizing academic startup revolution. आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। जी सर। आपने एंटरप्रेन्योरशिप से फिर
आपने ये डिसाइड किया कि एजुकेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को आप अपना करियर डेडिकेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आपकी जर्नी में? थोड़ा वहां से शुरुआत करते हैं। सो सर, जैसे कि किसी भी पिक्चर की शुरुआत होती है ना, तो एक बैकड्रॉप पे जाते हैं। मेरे दादाजी राजस्थान में एक छोटे से गांव कनवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ओके। और वहां से वो एक नोमैड के जैसे कि जीवन में कुछ करना है, देश भी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, राइट। और उस जुनून के साथ, उस पैशन के साथ मुंबई आए। हम्म। मुंबई आए तो देखा अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होगी। तो मिल, जो एक क्राउन मिल थी, जी। जहां आज मोतीलाल ओसवाल जी की बिल्डिंग खड़ी है, तो वहां उन्होंने फिर मिल वर्किंग का प्रोसेस शुरू की। मेरी दादी को वो शादी करके गांव से मुंबई ले आए, और हंसता खेलता एक छोटा परिवार शुरू हुआ। मेरे पिताजी का जन्म हुआ जी। दादर, मुंबई में। एंड जी। देन माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड ड्यू टू एन disease of oral cancer. ओके। My grandmother being a tough fighter, पिताजी को उन्होंने संभाला, खुद को संभाला। गांव वापस न जाते हुए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके उनको बढ़ाया, जी। पढ़ाया। उनकी रेलवे में नौकरी लगी। उसके बाद मम्मी से मेरी पापा की शादी हुई, दीदी हुई, एंड देन आई वाज born and brought up in Dadar. And then education happened in Dadar only at Dr. Indra De Silva High School. Then I did my diploma in electronics and video engineering. Then I did my engineering, and then while I was doing engineering, 2008 में जैसे मुंबई हमले हुए, तो मुंबई हमलों में काफी हमारे जो शहीद हो गए लोग, जी। प्रकाश मोरे जी, हम जहाँ मुलुंड में शिफ्ट हो गए थे तब, जी। तो वो हमारे बिल्डिंग में ही रह रहे थे। ओके। ऑन द नाइट ऑफ दैट हॉरिफिक डे, ही केम टू होम एंड ही वेंट बैक टू सर्विस. ही वाज रिकॉल्ड एंड देन ही नेवर केम बैक, एंड ही वाज मार्टर्ड एट कामा हॉस्पिटल. ओके। तो थोड़ा सा और फ्लैशबैक, जब मैं स्कूल में था तो पिताजी हमेशा चाहते थे कि थोड़ा डिसिप्लिन आए, थोड़ा सा एक लय मिले जीवन को, तो मुझे सी कैडेट ट्रेनिंग में उन्होंने भेजा. अच्छा। तो 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू गो ऑन एवरी संडे सैटरडे एट सी कैडेट. सो ट्रेनिंग शिप जवाहर है कोलाबा में. ओके। तो वहाँ मॉर्निंग में 5:36 को निकल के दोपहर को 1:30-2 बजे संडे को सैनिक बनना चाहते थे। सैनिक बनना चाहते थे. तो पिताजी भी एनएसएस एनसीसी से जुड़े थे अपने जमाने में, तो एक उनका वो भी पैशन था. और हर बाप चाहता है, हर पिता चाहता है कि अपने सन में या हमारी जो सिबलिंग्स हैं को फॉलो करे, उनको करे. तो फिर वो हुआ. फिर पिताजी क्योंकि रेलवे में थे, तो वो चाहते थे कि रेलवे में या गवर्नमेंट में ही लग जाऊं मैं कहीं ना कहीं. तो काफी सारे फॉर्म्स वगैरह भी लाते थे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड ऑल, बट वो अपील नहीं करता था. रेलवे भी मुझे इतनी अपील नहीं करती. बट एक दिन वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म लाया, वो मैंने सीरियसली लिया और फिल कर दिया. राइट. विदाउट प्रिपेयरिंग एनीथिंग. ऑन द डे ऑफ द एग्जाम पिताजी ने कहा एग्जाम है, चलो देने. मैं बोला ठीक है. और ये समय है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. जी. 2009, पहली टुकड़ी मुंबई हमले के बाद की. ओके. रिटन एग्जाम क्लियर हो गया. मेरा इंटरव्यू एसएसबी नागपुर में था. पहला इंटरव्यू जीवन का, अकेले गया. इंटरव्यू के बाद पिताजी को मैंने फ़ोन किया. पिताजी ने कहा क्या हुआ? मैंने पापा सिलेक्ट हो जाऊंगा. और आप मानिए दिलीप जी, सिलेक्ट हो गया. धर्मशाला में कैंटोनमेंट है शिमला में. जी. ट्रेनिंग के दिन हम गए, रात को पहुंचे, अंधेरा था. सुबह उठे तो पिताजी का थोड़े हाव बदल के बोले कि उमेश, ये जो ट्रेनिंग है आप इससे भी कुछ और कर सकते हो, मतलब ये तो है ही है. बट मम्मी वो सैड, पिताजी भी थोड़े से सहम गए थे. और ट्रेनिंग की जो 5 साल का पोस्ट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट था, 5 साल की जो डिप्लॉयमेंट थी बाद में, पोस्ट ट्रेनिंग वाज एट चाइना बॉर्डर, अरुणाचल. वो ख्याल कहीं दिमाग में आ रहा था? दिमाग में पिताजी के फिट हो गया. मैंने तो डेडिकेट कर दिया था कि बोला चलो अब इंजीनियरिंग वगैरह छोड़ के ये करना है, देशभक्ति है. और मतलब हमेशा वो नेशन बिल्डिंग का एक जुनून था कि देश के लिए कुछ करना ही है. जी. अब पिताजी ने कहा कि उमेश, यू कैन डू समथिंग एल्स, रिटर्न आ जाओ. रिटर्न आया. ट्रेन में हमेशा यही सोच रहा था आते समय कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आईबी आता है. फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जरिया अगर नहीं है तो किसी और तरीके से हम कंट्रीब्यूट करेंगे. राइट. तो फाइनल ईयर जब इंजीनियरिंग का हुआ तो कलीग्स के साथ मिलकर हमने एक कंपनी स्टार्ट की. और डॉक्टर कलाम से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला. हम उनकी वीडियोस देखते थे, और डॉक्टर कलाम भी हमेशा ये कहते थे कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे यूथ को फोकस करना चाहिए. एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली ऑल्सो, व्हाट आई जस्ट नीडेड वाज माय डैड सपोर्ट, विच आई गॉट इट. एंड पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं होती.
और आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स अब बन रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स जी, हो गए। जी, जी। और ज्यादातर उसमें से फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स है, 20% स्टार्टअप्स कम फ्रॉम एकेडेमिया। राइट। So that kind of a thing has shifted, that kind of thing has happened. ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, present day 2026, 16 years later, we have such a big ecosystem, Absolutely. incubation center, startups and various other things. तो वो मेरी पहली जर्नी थी, उससे मैंने लर्निंग्स लिए, फिर मैंने एक सोशल एंटरप्राइज की, फिर लीन कैंपस स्टार्टअप्स करके एक इनिशिएटिव्स रन किया। मोदी जी ने जब लाल किले से स्टार्टअप इंडिया का एक ऐलान उद्घोष किया दिया, था, एक उन्होंने जो नारा दिया, तो उसको मैंने कहा कि अब ये कैंपस तक पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि एट गवर्नमेंट लेवल दे कैन डू वेरी लिटिल। राइट। पॉलिसीज बनते हैं, फ्रेम होते हैं, एक्टिविटी बनती है, वो निकलता है, फिर उससे आउटपुट होता है, फिर वो पिवोट होता है। इतने समय में तो 1-2 साल आराम से निकल जाते हैं। राइट। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स नीड पॉलिसी मेकर्स एंड हैंड होल्डर्स हो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करें। तो मैंने कहा कि लीन कैंपस स्टार्टअप्स में हम ये करेंगे। 2016 में IIT गुवाहाटी में मैंने पहला सेशन लिया था उस इनिशिएटिव के अंदर जी। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। IIT बॉम्बे, IIM, various engineering colleges. I have interacted with around 5 lakh students so far, and I just truly, blessings of Mahakal that he has given me that support and given me that power to, go beyond what my capabilities are, maybe, or test my capabilities. तो ये सारी चीजें वैसी हो पाई है, और फिर उन्हीं के थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस को लेके आगे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो अनुभव आपने गैदर किया है, वो अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको सही दिशा आप दे रहे हैं, जिसकी ज़रूरत भी है देश को। शायद ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो जर्नी रही है, ये चौथी किताब है आपकी, तो जो जर्नी रही है फ्रॉम द फन ऑफ बीइंग इन अ स्टार्टअप टू IP टू IPO, ये जो नई किताब है, ये गैप कैसे फिल करती है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। सो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बुक लिखूंगा। अच्छा, पहली बुक कब लिखी आपने? तो जब मैंने स्टार्टअप की 2010 में, मैंने, बहुत लोग स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ। अब मैंने यही सोच के शुरू किया कि फेल हो गए तो क्या। राइट। तो वो जब माइंडसेट आया कि फेल हो गए तो कोई घबराने की बात नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन कर लिया और कूद गए। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि इसमें अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे। जी। अब वो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस में पेन डाउन करता था। ओके। और जब मेरी पहली स्टार्टअप से जो एक्सपीरियंस मिला, मतलब व्हिच कुड नॉट, व्हाट वाज इट अबाउट, इफ यू कैन मेंशन? ये स्टेम लैब्स थे। स्कूल्स और कॉलेजेस में हम लोग स्टेम लैब्स एस्टेब्लिश करते थे। ऑलराइट। So around 250 schools in Maharashtra region, Mumbai region itself, we were deploying स्कूल के टिंकरिंग लैब, जो अटल टिंकरिंग मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब आज भारत में 25,000 स्कूलों में है। ओके। वो हमने 2010 में एनविसाज किया था। अच्छा। बट कारणवश नहीं, दूसरी गवर्नमेंट थी, इंक्यूबेशन सपोर्ट नहीं था, फंडिंग सपोर्ट नहीं थे, तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एक्चुअली। अगर वही चीज हमने 2015-16 में तब शुरू की होती फिर से, सिस्टम के सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो उन पहलुओं को लिखकर वो स्क्रिबल जब करता था, तो पहला जो एक्सपीरियंस मिला, तो 2011-12 से वो स्क्रिबलिंग चालू थी। फिर उसको जो पुस्तक का एक रूप है, वो 2017 में मिला। ओके। और फिर वो 2017 में हमने जय हिंद कॉलेज में रिलीज की। शाइना एनसी मैम ने वो रिलीज की थी। ओके। जय हिंद कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के साथ मिलकर हमने किया, और वो एक पूरी जर्नी बताती है एज अ स्टार्टअप फाउंडर। देखो, ये किताब का नाम द फन ऑफ बीइंग इन अ स्टार्टअप है, राइट, बट एक्चुअल में स्टार्टअप इज नॉट फन। हाँ, देखेंगे सबसे रोज आएंगी। तो वो सरकाज़म ओपिनियटेड एक टाइटल था कि यूथ को, तो नजरिया हो गया ना देखने का, यूथ को बताना है कि इट्स एक्चुअली फन। एब्सोल्युटली। आप किस तरह से सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, आप किस तरफ देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्यूशन माइंडसेट से देखते हैं तो इट्स फन। एंड व्हाई इट वाज आल्सो फन, हम लोग जब ग्रेजुएशन के बाद दूसरे दिन, एग्जाम के खत्म होने के दूसरे दिन हम स्टार्टअप पे लग गए जी। वही हमारे कलीग जो प्लेसमेंट सेल से सिलेक्ट हुए थे, उनको 6-6 महीने कंपनियों ने बेंच पे बिठा के रखा था। ओके। तो ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना तो कोई लर्निंग। राइट। आप जब स्टार्टअप में काम करते हो तो आपको एक वेरिड रोल करना पड़ता है। आप सीईओ भी हो, आप झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो, आप लोगों को मिल भी रहे हो, आप डील्स भी क्रैक कर रहे हो, आप फाइनेंशियल प्लान कर रहे हो, आप लोगों को हायर भी कर रहे हो। ये जो हमने 6 महीने साल भर में गेन कर लिया था, वो एक क्यूबिकल में बैठ के कुछ फाइलों को ही मैनेज कर रहे थे। राइट। सो आई ऑलवेज से टू, एज आई स्टार्टअप मेंटोर, आई ऑलवेज से कि 3 साल स्टार्टअप के एक
8 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है. राइट So when you work in a startup with limited resources, राइट it gives you that. So पहली किताब वो द फन ऑफ बीइंग इन अ स्टार्टअप थी. फिर क्योंकि ये किताब सर स्किल्स बेस्ड थी कि आपको एक्चुअली स्किल्स क्या चाहिए. राइट फिर मैंने कहा कि नहीं, कैंपसेस में जब गया तो मैंने देखा एटीट्यूड प्रॉब्लम है बच्चों में स्टार्टअप की तरफ. जी. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात हो रही. जी और मैंने कहा कि चाणक्य से बेटर माइंडसेट किसका हो सकता है, जो एक बहुत बड़े देश के मगध एम्पायर को हिला के रख दे एक छोटे से बच्चे के साथ. बिल्कुल तो चंद्रगुप्त और धनानंद की जो फाइट है वो वाला जो माइंडसेट होना चाहिए यूथ में, जो होना चाहिए कि भले ही कॉर्पोरेट्स है, भले ही गूगल्स है, भले ही आप देखिए अभी जैसे चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ चल रहा था, जी बट फिर भी एक छोटी कंपनी आ गई, उन्होंने उनको डिस्टर्ब कर दिया. राइट तो ये जो चाणक्यन थॉट था वो स्टार्टअप चाणक्य इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, जिन्होंने 10 साल पहले कॉर्पोरेट चाणक्य लिखी थी. जी 2016 में रिलीज हुई थी. आई थिंक इट्स बिन 10 years अराउंड दैट. तो 2021 में हमने वो रिलीज की. और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप पे रिसर्च हो रही है ग्लोबली, जी आज एंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्टिकल है रिसर्च में. 2-3 जर्नल्स है, जैसे जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप थियरी एंड प्रैक्टिस. तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज क्या है, एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या थियरीज को यूज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स डील्स कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स फेलियर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं. इस पे रिसर्च, गहन रिसर्च हो रहा है. राइट तो जब मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में था इनटू पॉलिसी रिसर्च, तो उनकी लाइब्रेरी का मुझे एक्सेस था. और ये कोरोना काल में मैंने तीसरी किताब शुरू की, स्टार्टअप थियरीज, एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज. ओके और उसको फिर हमने विमोचन किया न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2023-24 दिसंबर में. और उसका भी मतलब सारे कॉलेजेस में, सारे लाइब्रेरीज में काफ़ी अच्छा प्रचार हुआ. काफ़ी लोगों ने उसे सहारा, क्योंकि सारी थियरीज को एक क्लासरूम सेटिंग में कोई भी फैकल्टी कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को. राइट तो वो पहलू था. अब स्किल्स हो गए, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, अब बात थी एग्जीक्यूशन की. राइट अब जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो एक बड़ा माइंडसेट लकुना इंस्टीट्यूशंस में है कि हम पेटेंट तो कर रहे हैं क्योंकि रैंकिंग का इशू है, बट उसको कमर्शियलाइज क्यों नहीं करते. तो भारत में जैसे मैंने कहा पिछले साल 1 लाख पेटेंट्स ग्रांट हुए करीब करीब. उसमें से 51,000 पेटेंट इंटरनेशनल लोगों के, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स ने भारत में अपनी आइडिया को प्रोटेक्ट किया कि भारत में उसके लिए कोई और कुछ बिजनेस ना करे. 49,000 पेटेंट भारतीयों के हैं. उसमें से 23,000 एकेडेमिया के, फैकल्टीज के, 17,000 इंडिविजुअल्स के, और कुछ 7,000 एमएसएमईज के. ओके अब आप देखिए 7,000 एमएसएमईज पेटेंट कर रहे हैं, जबकि भारत में 7 करोड़ एमएसएमईज. और कुछ इट्स अ बिग गैप. और 14,000 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है टेक्नोलॉजिकल, उसमें 23,000 पेटेंट हो रहे हैं. हाँ तो वो कमर्शियलाइज नहीं हो रहा. राइट तो उसके जो इश्यूज है सीमित है, वो पेटेंट तक सीमित है ज्यादातर. जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, कुछ गिने चुने आईआईटीज ये कर पा रहे हैं, बट लार्जली जो फैकल्टीज है उनको वो ओपननेस नहीं मिल रहा है एकेडेमिया में कि उसको वो आगे ले जा सके. उसकी पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है. तो ये किताब वहां एंकर होती है कि एग्जीक्यूशन अब कैसे करें. राइट विकसित भारत तब होगा जब हम इनोवेशन लेड इकोनॉमी बनेंगे. राइट भारत में 130 यूनिकॉर्न्स हैं, उसमें से सिर्फ 16 के पास किसी तरह का पेटेंट है. ओके सो वी आर नॉट एन इनोवेशन लेड इकोनॉमी. राइट जब हम यूएस से कंपेयर करते हैं तो 35% ऑफ यूएस जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम समथिंग रिलेटेड टू इनोवेशन. राइट चाइना में अगर 100% पेटेंट है, उसमें से 7% एमएसएमई से आते हैं. तो हमें ये गेम चेंज करने की जरूरत है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियाज गॉट टैलेंट तो था ही, अब इंडियाज गॉट पेटेंट की जरूरत है. वाह, एक तरीके से आप एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं. यूथ को जरूरी है, जरूरत भी है. सही मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तक एमएसएमईज तक वो पर्कुलेट नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ हम पेटेंट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. और अगर भारत में नहीं हो सकता विद द गिवन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एमएसएमईज एंड द ह्यूज इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आई डोंट नो वेयर इन द वर्ल्ड इट कैन हैपन. सो वी हैव टू स्पीयरहेड ऑन दैट. बहुत हो गया जो थियोरेटिकल ज्ञान की बात हो रही थी.
अब प्रैक्टिकल ज्ञान की तरफ हमें देखना है, जहाँ इनोवेशन से हम हमारे प्रॉब्लम नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढें। जो ये बुक गाइड करती है, जो ये बुक द बताती है बुक आपको। एग्जैक्टली टेल्स यू दैट। और मशिलकर सर का बहुत ही बढ़िया इसमें फॉरवर्ड उन्होंने दिया है। जी। वी ऑल्सो डिड अ पॉडकास्ट विद हिम, जहाँ अच्छा। पे वो डीकोलोनाइजिंग एकेडेमिया की बात करते हैं। हाँ, मैं उसी पे अगला सवाल मेरा यही आ रहा है, आईपीओ डीकोलोनाइजिंग एकेडमिया क्यों और क्या, इसको थोड़ा सा आप समझाएंगे? जो लोग इतना डेप्थ में नहीं जानते उनको थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? क्या ये समय की मांग भी अभी आपको लग रहा है, लुकिंग एट द करंट जी सिचुएशन? जी। सो क्या हो गया है, अगर आप न्यूज़पेपर निकाल के देखें, जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आज फैकल्टीज को बच्चे प्रहार कर रहे हैं। हम्म। देखिए, स्कूलों में कॉलेजेस में टीचर्स को चोट पहुंचाई जा रही है, हम्म। उनका रिस्पेक्ट कम हो रहा है, फिजिकली फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, हम्म। उनकी रिस्पेक्ट कम हो रिस्पेक्ट रही कम है। हो गई है। क्यों रिस्पेक्ट कम हो रही है? क्योंकि उनको हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवर के तरफ से प्रेजेंट किया है। जबकि हमारा देश कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, महेश्वरा। गुरु वाह, साक्षात पर ब्रह्म गुरु तस्मै श्री श्री गुरुवे। गुरुवे नमः। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, तो ये सैड बात इसलिए है क्योंकि आज नॉलेज सभी जगह फ्रीली अवेलेबल है। आज अगर किसी बच्चे को मान लीजिए हिस्ट्री का टॉपिक पसंद नहीं है, वो इंटरनेट पे जाके एआई के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसके बारे में जानकारी ले सकता। राइट। तो हमें अब समय आ गया है कि इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जी। जो फैकल्टी हमारे कैंपसेस में आ रहे हैं, जी। उनको हम क्या सिर्फ ज्ञान जो किताबों में है वो डिलीवर करने के लिए कंटेंट डिलीवर्स देखना चाहते हैं, या समवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन एक्सेलिंग द इनोवेशन एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट? राइट। अभी तक हमने उस पर फोकस ही नहीं किया है। राइट। और अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो इनोवेशन के तरफ फैकल्टीज का जो पुश है, इंस्टीट्यूशन का पुश है, जो रिस्पेक्ट है, वो हमेशा ज्यादा रहा है। जी। हमारे यहाँ वन थिंग इज ओवर पॉपुलेशन, सेकेंड थिंग दैट मोनोटोनस वर्क, एंड स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग जो मिलनी चाहिए उनकी जर्नी में इनोवेशन, वो नहीं मिल पाती। वो क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमने फैकल्टीज को खुद बंधा हुआ है। फैकल्टी का जर्नी असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू होता है, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और अगर ज्यादा समय निकाले तो एमेरिटस स्टेटस मिलता है। राइट। बट उनके पाथवेज कहाँ हैं? जो वो 10-20 साल एकेडेमिया में रह के रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उनको स्टार्टअप करने के लिए हम कितना योगदान दे रहे हैं या उनको कितना पुश है? बिल्कुल। तो उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बाहर के देशों में फैकल्टी पेटेंट कर रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं। हमें इस किताब के माध्यम से मैं वो कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है, अगर अभी हमने नहीं किया, कि फैकल्टीज के लिए अगर हमने हमारे दरवाजे नहीं खोले, जो बिजनेस करना चाहते हैं जी, हम कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रहे हैं वहां के बच्चों के साथ भी। आप मान लीजिए टियर 2 सिटी की बात करता हूँ, इचलकरंजी, कोल्हापुर के पास एक छोटा सा गांव है जी, राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके कॉलेज है। वहां प्रोफेसर आनंद काकड़े जो उसी गांव से आते हैं जी, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और अपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे यूपीएस और ट्रांसफार्मर किर्लोस्कर को बेच रहे हैं। वाह। करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ का बिजनेस कॉलेज के कैंपस में ही उनका वर्कशॉप है, और मैं आंखों देखी देखा है। क्या बात है। हमारे यूनिवर्सिटीज में 600-800 एकड़ जमीन पड़ी है, हम क्यों नहीं वहां इंडस्ट्री बना पा रहे हैं? हम उसको बाहर क्यों देख रहे हैं कि बाहर ही उसे सेटअप करना चाहिए? जब जगह है तो हम फैकल्टीज को वो जगह क्यों नहीं बना के दे रहे जहां वो अपने बिजनेसेस रन करें? क्योंकि फैकल्टी जब बिजनेस करेगा, उनके साथ 3-4 बच्चे जुड़ेंगे, राइट, और वो भी उनसे कुछ चीज सीखेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की जो स्कीम है पहुंचने में समय लगता है, बट जब एक फैकल्टी एम्पावर हो जाता है, राइट, उसको कंप्लायंसेस पता है, उसको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन पता है, उसको स्कीम्स कैसे बेनिफिट लेने वो पता है, गति मिल जाती है। और दूसरा सर, आज हर टियर 1 टियर 2 सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है, राइट, 1200 इंक्यूबेशन सेंटर भारत में है, राइट। तो अगर हमने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले, फैकल्टीज को अगर हमने एम्पावर नहीं किया, वो सही मायने में बच्चों को एम्पावर नहीं कर पाएंगे, और वो जो उनको रिस्पेक्ट उनके इनोवेशन के लिए चाहिए, वो हमें उनको देने की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, और हम सब ये सपना देख रहे हैं 2047 के विकसित भारत को विजुअलाइज हम कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, साथ में जय अनुसंधान जी, जय अनुसंधान। तो आपको ये भी एक बहुत अच्छा नारा दिया गया है। ये बुक कितना कंट्रीब्यूट करती है इस विजन के लिए, इस नारे के लिए?
सो बहुत ही आपने एक सही बुल्स आए बोल सकता हूँ मैं, वहाँ पे हिट किया है कि बुक वही एंकर हो रही है जो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और उसमें उन पहलू को जोड़ते हुए जो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड जी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाला 1,00,000 करोड़ रुपए का, ओह, जिसमें वो इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। ओके। अब उसमें ये होगा कि इंडस्ट्री के साथ मिलके फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, वो फंड डीएसटी करेगा, राइट। एंड इट विल बी इक्विटी बेस्ड, Okay. इट्स नॉट ओनली ग्रांट. जी। So there are incubation centers, there are private VC funds अच्छा। who are contributing to give equal amount of fund. राइट। गवर्नमेंट अगर 500 करोड़ दे रही है तो वेंचर भी आपको 500 करोड़ की फंडिंग देगा टू स्केल दैट बिजनेस. राइट। तो हम जो डीप टेक स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें समय लगता है क्योंकि वो इनोवेटिव होती है जी। इन नेचर, तो उसको ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और उस दिशा में ये किताब बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी टू स्ट्रीमलाइन की टेम्पलेटाइज. आपको इसमें एक फंक्शन अवेलेबल है जिसमें आपका R&D सेल, आपका जो इनोवेशन सेल है, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस है, आपका इंक्यूबेशन सेंटर नेटवर्क, वो सिंक में कैसे काम करे. राइट। सो ये एक चीज है. और दूसरी चीज विकसित भारत के लिए मुझे लगता है कि जब तक, क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है, तो भारत जब हम बात करते हैं तो वो 80% आ जाता है देश का, जो एक्चुअल Tier 2 Tier 3 सिटी में. जी जी। आज हम जो माइग्रेशन देख रहे हैं बच्चों का, छोटी छोटी नौकरियों के लिए अहिल्याबाई नगर से या फिर छत्रपति संभाजी नगर से पूना की तरफ आ जाते हैं. अब वो आईटी कंपनी में काम करते हैं, सेविंग्स कुछ होती नहीं है क्योंकि रहने खाने में और लाइवलीहुड में ही चला जाता है. जी। वो खेती छोड़ के आ रहे हैं. हाँ. क्योंकि ज्यादातर बच्चे किसानों के हैं. अब ये हमें बहुत डिफरेंट लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है. उसका रिजल्ट हम अभी नहीं, आगे देखेंगे, क्योंकि खेत में खेती करने के लिए लोग नहीं है. दूसरी चीज, जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो छोड़ के बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है. और तीसरी चीज, उनकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है. राइट। जो वहाँ, तो आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जोहो, जो श्रीधर वेम्बू जी ने एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप और बिजनेस जो अभी यूनिकॉर्न है वो किया, गांव में रहते हुए जी। अपने खेत से खेती करते हुए, खेती संभालते हुए उन्होंने एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा किया है. तो आज हमें ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों की तरफ देने की जरूरत है. और सिर्फ बच्चे नहीं, मैं कहूँगा Tier 2 Tier 3 सिटीज के जो फैकल्टी है उनको जल्द से जल्द एम्पावर करने की जरूरत है, ताकि वो अपने बिजनेसेस वहाँ सेट करें, और उनमें से जो बच्चे माइग्रेट होने वाले हैं उनको वहाँ रोककर वहीं जॉब अपॉर्चुनिटी दे, या वो खुद का बिजनेस शुरू. बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, क्योंकि शहरों की क्षमता भी धीरे धीरे वो थ्रेशोल्ड लेवल पर आती गई है. ट्रैफिक की समस्या कह लीजिए, या डेली रूटीन के लिए मुंबई जैसे महानगर में कह लीजिए, या पुणे जिस तरह से अब हम देख रहे हैं ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है. तो ये बहुत एक 360 डिग्री वाला अप्रोच होगा अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. तो अब भारत की अपनी एक लेगेसी है, मतलब सदियों से, गणित कह लीजिए आप या आयुर्वेदा कह लीजिए, और भी एक रिच लेगेसी है नॉलेज की जो भारत आगे लेकर चल रहा है. जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, IP to IPO की बात करते हैं, ये रिच लेगेसी क्या रोल प्ले कर सकती है ग्लोबल लेवल पर? आप इसे किस तरह से देखते हैं? सो भारत नॉलेज सिस्टम्स, जिसे हम कहते हैं कि जो वैदिक पद्धति, जी, गुरुकुल पद्धति, जो हमारे पुराणों में, उपनिषदों में मेंशन्ड है, उनको रिवाइव करने की जरूरत. हमें जो शिक्षा प्रणाली मिली, जब हमें आज़ादी मिली, IP to IPO डीकोलोनाइजिंग एकेडेमिया का एक रूट या मूल मंत्र वो भी है. जब हम आज़ाद हुए तो हमने शिक्षा पद्धति बदली नहीं, हमने वो अडॉप्ट कर ली. राइट. तो हम आज़ाद तो हुए, बट माइंडसेट से आज़ाद नहीं हुए हैं. अभी भी हम कॉलोनाइज्ड ही हैं. राइट. और सोसाइटी भी कॉलोनाइज है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने % मिले, कितनी, कहाँ नौकरी लगी, ये जो माइलस्टोन्स बने हुए हैं, इनको रीथिंक करने की जरूरत है. बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट, सपोर्ट स्कीम्स, मैकेनिज्म, MSME सब दूर से अवेलेबल है. हम उन चीजों को देखते नहीं है. और कंपैरिजन में, या बैंड वैगन बायस, लार्जली जो हमारी सोसाइटी, मैं मानता हूँ बैंड वैगन बायस है, कि अगर किसी फलाना स्टूडेंट ने, भेड़ चाल जिसे कहते हैं या हर्ड मेंटालिटी, एग्जैक्टली, तो वो हमारे
इनोवेशन को खा जा रही है। आप देखेंगे बाहर यूएस में जितने भी सीईओज हैं ज्यादातर टॉप कंपनीज के भारतीय हैं। राइट। They boasted that we have had an Indian CEO, but why we are not seeing that capability and giving them opportunity over here? बिल्कुल। और इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी या आईएम्स, तो आईआईटी मेजरली जो बने थे भारत के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो भी फोकस रह गया कि वो बाहर के इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छे इंजीनियर्स कैसे बना के दें। राइट। उनके लिए वो गोल्डन टिकट हो गए। और इंटरव्यू में कुछ बच्चों ने कहा भी है, मतलब एक समय पे जब इंटरव्यू हुआ था कि आईआईटी के बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो फॉर देम इट्स लाइक अ गोल्डन टिकट। नो डाउट इट्स अ गोल्डन टिकट, बट यू नो हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन द कंट्री। दूसरी चीज ये है भारत विकसित होने के इसमें कि जो हमारे ये सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा कैंपस में आता है, उसकी फैमिली बिजनेस है। अब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मान लीजिए वो आपको पूछे, अच्छा आप फैमिली बिजनेस से आते हो तो आप उसको बढ़ाने के लिए कौन से नॉलेज गेन करोगे। राइट। भारत के जीडीपी में 76% योगदान फैमिली मैनेज बिजनेस का। राइट। बट हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि ये हमारा प्रोग्राम है, आप आओ, बैठो, सीखो, सर्टिफिकेट लो और जाओ। ट्रू। एनईपी 2020 कहता है नहीं, आपके जो स्टूडेंट सीखना चाहता है आप उनको वो स्किल्स और सपोर्ट मैकेनिज्म दीजिए। तो जब अगर हमारे पास ऐसा एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जी, तो क्यों ना हम जो फैमिली मैनेज बिजनेस से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको उनके बिजनेस को एक्सेल करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन राइट क्या मदद मिल सकती है, उसका एजुकेशन सिस्टम बना, उसका करिकुलम बना। राइट। और क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आज हम स्टार्टअप्स के पीछे लगे हैं जिनका फेलियर रेट ऑब्वियसली ज्यादा है, बट एक फैमिली बिजनेस बनाने के लिए करीब करीब 30 से 40 साल लगते हैं। मतलब फर्स्ट जनरेशन पीढ़ियां लग जाती है। फर्स्ट जनरेशन मतलब टू एस्टैब्लिश इट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन देयर इज ऑलमोस्ट 66% फेलियर रेट। ओह सॉरी 33%। एंड फ्रॉम सेकंड टू थर्ड 66% बिजनेसेस एंड फैमिली बिजनेसेस आगे पहुंच नहीं पाए। और स्टार्टअप्स का तो ऐसा है कि 2 साल 3 साल 5 साल फिर पता नहीं क्या होगा। बट ये जो फैमिली बिजनेसेस है इनके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होना जरूरी है, और उसमें आईपी टू आईपीओ का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि देखिए आईपीओ आईपी से ही होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे नॉन पेटेंट नॉन इनोवेटिव कंपनीज भी आईपीओ करती है और मुझे लग रहा है उनकी तादाद ज्यादा है। राइट। बट एट द सेम टाइम अगर वो इनोवेशन को उसमें इंक्लूड करें, रिसर्च और R&D सेल को इंक्लूड करें, एकेडेमिया के साथ टाइप करें, तो जो फैमिली मैनेज बिजनेस है उनके जो इश्यूज है उनको हम रिवाइव करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आज एक फैमिली मैनेज बिजनेस अगर चल रहा है, उसके बच्चे को हम बिल्कुल फैमिली से कट करके इंस्टीट्यूशन में बिठा देते हैं और वहां पे वो रिटन एग्जाम जो भी मतलब करके आगे बढ़ता है, बट उसका रिजल्ट फैमिली को मिल नहीं पाता, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट, बिल्कुल सही। तो उमेश जी, आपने थोड़ी देर पहले कुछ फैक्ट्स बताए थे, फिगर्स बताए थे कि कितने पेटेंट होते हैं रजिस्टर, लेकिन फिर वो क्यों कंपनीज गुड्स या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो गैप कहाँ पर है, वहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, सोल्यूशन की बात करें तो। सो ऑब्वियसली मैं हमेशा सोल्यूशन के साइड रहा हूँ। बिल्कुल। और ये किताब भी सोल्यूशन ही है। राइट। वो तो आपसे मिलकर ही लगता है, आपका माइंडसेट ही सोल्यूशन ओरिएंटेड है। देखिए, मैं भी अक्सर ये कहते रहता हूँ और रेडियो पर भी बात करते वक्त मैं कहते रहता हूँ कि जीवन में समस्याएं रहेंगी। तो यहाँ ये नहीं कि हम समस्या के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, हम नजरिए की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर है तो फोकस सोल्यूशन पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मोदी जी कहते हैं कि समस्या का समाधान ढूंढने वाले लोग चाहिए। हाँ। और मैं नंबर 3 भी हूँ वैसे। क्या बात है, क्या बात है। तो सोल्यूशन काफी सारे। तो टू स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन, पहले तो ये मैंने जो ऑब्जर्व किया आईपी इकोसिस्टम में पिछले इतने सालों में, कि हम जो पेटेंट करते हैं जी, जब एक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो एकेडेमिया से जुड़ा हुआ है तो मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा। राइट। तो एकेडेमिया में जो पेटेंट होता है उसमें पेटेंट ही हो जाता है होस्ट इंस्टीट्यूट। हाँ। वो इसलिए हो जाता है बाय डिफॉल्ट क्योंकि आपने उनके लैब में वो पेटेंट किया। राइट। आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं थी, आपके पास तो क्रूसिबल भी आपने शायद खरीदा नहीं होगा लैब का। हाँ। तो वो जो फैकल्टी या जो रिसर्चर है उसने वहां पेटेंट किया, इसलिए वो पेटेंट ही हो जाता है। बिल्कुल। अब इन्वेंटर होता है फैकल्टी। ओके। अगर वो शोधकर्ता, जैसे शोधकर्ता, तो वो क्या होता है फिर उसमें इशू क्या आ जाता है, इतने सारे पेटेंट होते हैं वो रीच क्यों नहीं हो पाते, मैं बताता हूँ। अब ये हो जाता है कि पेटेंट हो गया, पेटेंट आपने फाइल कर दिया, पेटेंट आने को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं।
अब जब तक वो पेटेंट आ रहा है, आप यहाँ काम कर रहे हो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे ग्रीन पेस्चर्स दूसरी तरफ दिख रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही है, राइट अब आप मूव ऑन कर जाते हो। अब वो पेटेंट आ जाता है, उसमें इन्वेंटर आप हो, बट आप उस इंस्टीट्यूट से आप कनेक्टेड नहीं हो, उसमें कोई पॉलिसी नहीं है, आप उस पेटेंट को क्लेम नहीं कर पाए। और वो इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्वेंटर भी चला चुका है, मतलब जा चुका है इन इकोसिस्टम से। तो इसलिए मैंने ये सजेशन दिया है, किताब में भी मेंशन्ड है कि पेटेंट जो हो वो कंपनी रजिस्टर्ड और कंपनी के नाम पे हो, राइट उसमें क्लियरली रॉयल्टी डिफाइन हो इंस्टीट्यूशन की। राइट तो आप जब पेटेंट ही कर रहे हो, कंपनी फॉर्म कर लीजिए, आप उसमें स्टेक होल्डर हो, और जो भी रॉयल्टी है वो क्लॉजेस आप इंस्टीट्यूशन के साथ। प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे भी जाएं, आप मार्स पर भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भले ही कहीं पे भी चले जाओ दूसरे इंस्टीट्यूट में, बट वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कंपनी से। और इंस्टीट्यूशन भी इस तरह से सोचेगी कि इस पेटेंट को हम आगे मोटिवेट करें, चलाएं या इसको लेकर जाएं अंजाम तक। इट्स इजियर टू हैव दैट रॉयल्टी पार्ट, राइट। एंड वो फैकल्टी भी फिर बाउंडेजेस नहीं है ना, राइट राइट they can keep running their businesses, whatever royalty is to be given they can keep giving to the host institute because they contributed in the research, राइट एब्सोल्युटली right? That's fundamental. राइट So this is one of the biggest aspect. Second aspect is, तो ये तो बात आता है कहाँ पे पेटेंट हो गया Right. या पेटेंट कर रहे हैं। राइट दूसरी जो चैलेंज है, लकूना है इकोसिस्टम में, इनोवेशन कहाँ से आए। हम्म जैसे 130 यूनिकॉर्न है, बस 16 ही कुछ पेटेंट या इनोवेशन या किसी तरह का पेटेंट है उनके पास, कॉपीराइट है। तो इनोवेशन कैसे आई, ये बहुत बड़ी समस्या है। राइट अब इनोवेशन कैसा है, मेरे लिए इनोवेशन मेडिटेटिव प्रोसेस। आपने देखा होगा, एक कोट है थॉमस एल्वा एडिसन की कि उन्होंने बल्ब जब आविष्कार हुआ जी तो 10,000 बार वो फेल हुए, बहुत- ऐसा बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, बिल्कुल। 1,000 बार या बहुत बार 10,000 सुना बार हमने, ऐसा हाँ, कोई एक ऐसा नंबर है, कई बार फेल हुए वो। कई बार फेल। हाँ और कोई भी ऐसा इनोवेशन नहीं है जो बिना फेलियर के हुआ हो। जी अगर ये माइक जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसकी डिजाइन, उसका जो सर्किट है, उसका जो अंदर सेंसर कई है, बार प्रयत्न किया होगा, फिर कई जाकर बार ये प्रयत्न, जो दुनिया में जो भी चीज है वो बहुत सारी जो ह्यूमन ओरिजिनेटेड है, Trial and मल्टीपल error, ट्रायल trial एंड एरर। आज जो हम प्लेन देखते हैं जो इतनी भारी वर्षा में भी उड़ पा रहे हैं, वो राइट ब्रदर्स ने राइट ब्रदर्स ने किस तरह का प्लेन पहले बनाया था, तो वो इटरेट होता रहता है। तो उस वजह से इनोवेशन फैकल्टी या स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कैंपस में आते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, राइट फैकल्टी आपके पास लंबे समय तक होते हैं। जी बट एकेडेमिया में क्या हो गया, फैकल्टी के पास आज समय नहीं है। हम्म आपने उनको इतनी सारी एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी उस है, रूटीन में फंसे हुए हैं वो। आज आप एक चीज करो, कल आप दूसरी चीज करो, तीसरी चीज करो, और जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उनका वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, फैकल्टी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, पब्लिकेशन से जर्नल को पैसा मिलता है, इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलता। भारत देश को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता जर्नल पेपर का। जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है वो जर्नल पढ़ने के आप $100-200 यूरोस खर्च करते हो जी और वो पढ़ने से हालांकि कुछ ना कुछ रिसर्च में इम्पैक्ट हो, बट उस फैकल्टी को तो कुछ नहीं मिलता। जैसे आप, मैंने किताब लिखी तो मुझे रॉयल्टी किताब की मिल रही है, जी बट वो जर्नल तो नहीं देती। तो इसीलिए पब्लिश करने के पहले आप पेटेंट कीजिए। आप जब पेटेंट पब्लिश कर देते हो तो आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नोवेल स्टेप है, उस Right. बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट किसी भी डिजिटल फॉर्म या नॉन डिजिटल फॉर्म में, जी ताकि वो फर्स्ट इन नोवेल स्टेप कंसिडर किया जाए। आज क्या Right. होता है, फैकल्टी को कुछ आइडिया है, रिसर्च पेपर पे काम करते हैं, पब्लिश कर देते हैं, वहां उसका पेटेंट की जर्नी समाप्त हो जाती है, समाप्त वो हो गई। पेटेंट कभी नहीं होगा। गिव अवे योर पावर, मे बी यू गिव अवे योर पावर, power, your creativity, or whatever you thought, your Exactly. idea. दिस इज हैपनिंग। सेकेंडली, फैकल्टीज को जैसे मैंने कहा कि एडमिन रोल में इतने कंज्यूम्ड है, तो इनोवेशन का बिल्कुल उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि फैकल्टी के 3 रोल्स होने चाहिए। एक, फैकल्टी जो रिसर्च करना चाहता है, Right. उसको पढ़ाने के लिए आप 70 से 80 घंटे दीजिए साल के, Okay. बट बाकी समय वो रिसर्च करेगा, उसका KRA KPI रिसर्च आउटपुट हो। Right. दूसरी, फैकल्टी जो पढ़ाए, Right. उनको बच्चों के साथ ज्यादा पूरा एकेडमिक्स पे फोकस। एकेडेमिया पे फोकस करे, इंडस्ट्री के लिंकेजेस लाए, इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बिल्ड करे। और तीसरा रोल जो है वो है एडमिन का। आज ये हो रहा है, हम बेस्ट ऑफ द माइंड्स कॉलेज में ले आते हैं और वो साइन कर रहे हैं दिन भर बैठ के, उनको एडमिन टास्क दिए हुए हैं, राइट उनको एडमिन रिस्पॉन्स, सर एडिशनल चार्जेस दिए हुए हैं।
हाँ मैं रिसेंटली एक पूना में मेरे कलीग है उनसे बात कर रहा था, तो एक फैकल्टी के पास 35 एडिशनल चार्जेस है। वो कब इनोवेट करेंगे? नहीं, वो इनोवेट तो छोड़िए, जो उन्होंने चार्जेस लिए वो कब एग्जीक्यूट करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सो ये जो एडिशनल चार्जेस वाला सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। आज हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन है, तो क्या हमें इतने लोग नहीं मिल पा रहे जो वो काम कर पाए जो उनको एडिशनल चार्जेस दिए रखे हैं? उन कामों में उलझ गए हैं जो शायद उनका फोटे है भी नहीं, किसी और से करवाया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, जहां उनको फैकल्टी को मेंटर करना चाहिए कि आपका रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंट में कैसे चीजें हो पाए, जी। वो कम्युनिकेशन नहीं है। और दूसरी चीज, फैकल्टी को समय मिल पाए, ये तो मैंने 3 चीज बताई। आखिरी चीज जो है, मैनेजमेंट ट्रस्टी जो है इंस्टीट्यूशन के, उनको ये समझना होगा कि हमने ये बिजनेस नहीं बना रखा कि बच्चे भरो, एडमिशन्स मिलेंगे, पैसा आएगा और चलता रहेगा। Gone are the days when this model will work, because today online education is available. International universities are coming. राइट मुंबई में 5 यूनिवर्सिटीज नवी मुंबई में आ रही हैं। जी। आप बताइए, क्या वो 100% प्लेसमेंट देंगे? नहीं देंगे। नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे, उनका मॉडल ही नहीं है। वो भारत के मॉडल से नहीं चलेंगे, भले उन्होंने कैंपसेस भारत में एस्टेब्लिश किए हैं, राइट। वो अपने ही मॉडल से काम करेंगे। तो उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है अच्छी शिक्षा, रिसर्च देना, और आगे आपको जो करना है कीजिए। तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब देना नहीं है, जॉब क्रिएटर बनाना है। राइट। तो हमें भी उस तरफ देखने की जरूरत है, कि उस दिशा में देखने की जरूरत है कि क्या हम वो जॉब क्रिएटर्स बना पा रहे हैं। और उसलिए मैनेजमेंट ट्रस्टी को थोड़ा पेशेंट, जैसे हम डीप टेक में बोलते हैं पेशेंट कैपिटल होना चाहिए, कि पैसा लगा दिया 6-7 साल आप मत पूछना। हाँ। तो वैसे ही आपको कुछ फैकल्टीज पे बेट ऑन करना पड़ेगा कि इससे रॉयल्टी नहीं मिलेगी, और इंस्टीट्यूट में IP to IPO इकोसिस्टम बनाने के लिए 3 साल आप छूट दे दीजिए कि हमें कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। देखिए फैकल्टीज खुद आके काम करेंगे। पहले 2-3 साल वो स्टार्टअप्स को बनने दो, वो फैकल्टीज को बिजनेस तो करने दो। आज फैकल्टीज को स्टेट यूनिवर्सिटीज में बिजनेस करने के लिए मनाही है। गवर्नमेंट नहीं कहती है कि आप बिजनेस कर सकते हो, जबकि उनके पास पेटेंट्स है। राइट। तो वो कमर्शियलाइज कैसे होंगे? बिल्कुल। तो हमें पॉलिसी लेवल पे भी इस पे काम करना है कि हम उन फैकल्टीज को एम्पावर कैसे करें जिनके पास जेन्युइनली अच्छी आइडियाज हैं। ट्रू ट्रू। और जो बच्चे इनोवेट करना चाहते हैं, जो बच्चे कैंपसेस में इनोवेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्टिकल, जिस समय उस बच्चे ने सोच लिया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, वो समय कभी भी आ सकता है उसकी एकेडमिक जर्नी। राइट। तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म जो उस इंस्टीट्यूट में जाए या उस एकेडमिक सेटिंग में आए जहां उसे डिग्री भी मिले, और साथ में अपने आइडिया पे भी काम करता रहे, बिना बर्डन हुए कि उसको उसमें फुलफिलमेंट चाहिए, उसका माइलस्टोन, उसका स्टार्टअप होना चाहिए। फिर राइट। जिस समय इस बच्चे ने सोच लिया कि मुझे स्टार्टअप करना है, भले वो डिग्री में हो, डिप्लोमा में, तो उसके लिए एक अलग वर्टिकल जहां उसको फिर एनरोल किया जाए, वही चीज जो वो कर रहा है उसे करने दिया जाए विद लेस कमिटमेंट्स, बट फोकस मोर ऑन माइलस्टोन। क्या आपने स्टार्टअप में इंक्यूबेट हुए, क्या आपने उसका MVP बनाया, क्या उसका अपने प्रोडक्ट बनाया, क्या आपके उसने फंडिंग ली, क्या आपने उसके लिए ग्रांट के लिए अप्लाई किया, क्या आपने उसके लिए पेटेंट किया। सो उनको वो लेवल पे काम करने की जरूरत है जहां पे वो फोकस करके अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं। आप देखिए HR जब कैंपसेस में हायरिंग के लिए आते हैं, इंटरव्यू में कितने HR पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या आपने 4 साल में कुछ इनोवेट किया, क्या आपने कुछ पेटेंट किया। जब उसके लिए डिमांड ही नहीं है तो बच्चे इनोवेशन करेंगे क्या? आप मान लीजिए इस साल अगर हम ठान ले हर इंटरव्यू में जहां जहां HR जा रहे हैं, और वो क्लोज डोर में हर स्टूडेंट को ये बात पूछ ले कि क्या आपने कुछ इनोवेशन किया, तैयारी करेंगे। मैं बता रहा हूँ, बच्चा बाहर जाते ही पहले 40 बच्चों को ये बोलेगा, आपको पता है मुझसे क्या पूछा गया था, कि क्या मैंने कुछ इनोवेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगले साल अपने आप प्रेशर, या वो एक तरीका बता दिया है हायरिंग के वक्त, HR जब कैंपस हायरिंग कर रहे हैं तो ये सवाल इंक्लूड कर ले। सर सोल्यूशन का तरीका HR फैकल्टीज को भी नहीं पूछते हैं जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या आपके पास कोई पेटेंट है जो मैं मेरी कंपनी को दिखा सकूं। राइट। हम क्यों नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए ये। अच्छा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, मतलब सारे ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, पर मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहता हूं कि अगर आप रिकमेंड करना चाहे 3 ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स भारत के हायर एजुकेशन और इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर जी, तो वो क्या होंगे और क्यों? सबसे पहले सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग वर्टिकल ना रहकर सबके लिए बेसलाइन हो जाना चाहिए। हमारे भारत में आप देखेंगे पिछले 30 साल से ट्रेंड रहा है, हर बच्चा IT में और CS में जाना चाहता है। राइट। आज उसके जॉब खत्म हो गए, AI ने वो सारे जॉब स्किल कर दिए, और आगे आप देखेंगे कि और उसके वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। राइट।
तो पहले तो मैकेट्रॉनिक्स है या जो भी आप इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे जी। हो, उसमें आईटी शुड बी द बेस ऑफ ऑल. राइट. इट कैन नॉट बी वन वर्टिकल. सो Okay. फर्स्ट बिग रिफॉर्म इज दिस, बिकॉज हमारा बैंड वैगन बायस है, तो उस वजह से ये है. और मेरा ट्रेंड ये मैंने देखा है कि हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में ITCS के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, सीट्स होती है. राइट. तो ग्रोइंग ट्रेंड जो यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उनको CS. देखकर बना. किसी से भी आप पूछे तो क्या कर CS. सो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं ब्रेक हो. सेकेंड चीज मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप का वर्टिकल हर फील्ड में हो. जैसे मैंने कहा पहले भी कि अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए सोच लिया कि उसे स्टार्टअप करना है, तो इंस्टीट्यूशन को सब चीज छोड़कर उसको सक्सीड करने में कैसे हम योगदान दे वो. क्योंकि मान लीजिए एक कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं, तो ऐसे 1% या 2% बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं. राइट. तो उनके लिए वो डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए जरूरी. कैंपस में. इंस्टीट्यूशन के पास 40 से 100 कंपनियां होती ही हैं, CSR फंड भी होते हैं, ग्रांट्स भी होते हैं. तो उस बच्चे को सक्सीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइट. क्योंकि वो ट्रेंड बदलेगा. एक समय था जब हम पैकेजेस दिखा के बच्चों को इनवाइट करते थे कैंपस में. वो ट्रेंड खत्म हो रहा है. आज बच्चे देखते हैं कि इस कॉलेज के पास इंक्यूबेटर है क्या, इस कॉलेज ने कितने पेटेंट किए, इस कॉलेज ने कितने फंड रेज कराए, इंक्यूबेटर में कितने स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है, कितने स्टार्टअप एग्जिट हुए, और उन्होंने कितने जॉब्स क्रिएट किए. सोम्या यूनिवर्सिटी ने बहुत बढ़िया तरीके से रिसेंटली 6 महीने पहले वो एडवर्टाइज भी किया था, और उसमें ये सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट की. Okay. तो आगे वो गेम चेंज हो रहा है. सो उसके लिए हम काम करें कि ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट या GR निकालने का वेट नहीं करे कि ऐसे चीजें होनी चाहिए. देखिए प्लेसमेंट सेल जो थे, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला प्लेसमेंट सेल बनाइए, बट हर कॉलेज में बन गए. राइट. क्यों? क्योंकि आपको एडमिशंस अट्रैक्ट करने थे, तो माइंडसेट से खेला. आपने 100% प्लेसमेंट देने के जी, लिए वो जी. चालू किया. तो वैसे ही हम इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए क्यों नहीं करते? राइट. तो विकसित भारत का मूल मंत्र ही वो है, बेस लाइन ही वो है. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इनोवेशन इज द की ड्राइवर फॉर ग्रोथ ऑफ विकसित भारत. बिल्कुल. सो विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल. जय अनुसंधान. जो जय अनुसंधान. सो डीप टेक स्टार्टअप पे फोकस होना चाहिए. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आई थिंक इज we need to allow our students to have more time outside the campus. दुनिया को देखे. मैं देखता हूँ IIMs में बच्चे सैटरडे संडेज को भी लेक्चर अटेंड कर. मुझे लगता है ज्यादा लेक्चर अटेंड करना मतलब ज्यादा नॉलेजफुल होना नहीं है. आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है किसी को, जैसे एंटरप्रेन्योर मूल था प्रॉब्लम सॉल्वर. जी जी जी. उससे वो वैल्यू बाद में क्रिएट करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहले प्रॉब्लम तक तो पहुंचिए. आजकल तो इंटीग्रेटेड में फंसे हुए हैं बच्चे. बच्चों को कॉलेज में IIT या कोई भी चीज, कॉलेज फेस्ट क्या होता है शायद उन्हें पता नहीं है. 10वीं के बाद वो निकल गए. हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट से बच्चे जुड़े नहीं. एक पेड़ को जाके उन्होंने कभी साल में एक बार भी हग किया नहीं. बिल्कुल. तो जो आपने चिपको मूवमेंट देखा होगा कि गांव जी, के लोग जी. अड़ गए थे एक पेड़ को काटने के लिए जब लोग गए, वैसे आपको मेट्रोज में नहीं देखने मिला, क्योंकि वो उनके साथ उनका लगाव ही नहीं है. नहीं वो तो मोबाइल पे न्यूज देख लेते, पेड़ गिरे कहाँ, बस इतना ही. So we need to take them to nature. Right. We need to give them opportunity to understand global problems. Right. We need to take them. प्रोफेसर अनिल गुप्ता IIM अहमदाबाद के शोध यात्रा उन्होंने शुरू की थी, जिसमें वो गांव-गांव में भारत के यात्राएं कराते हैं, और वो चल के होती है. आप एक एक गांव में चलते हो, झोपड़ियों से निकलते हो, मकानों से निकलते हो, देखते हो कि उन्होंने वहां जुगाड़ क्या फील किया. करते हैं सारा. फील करते हैं. धारावी में जो भी खत्म हो जाएगी जल्द ही, एक समय पे स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के लोग आते हैं. ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हाँ, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगी, क्योंकि उनको रेसिडेंशियल प्लेसेस दिए हैं. जी जी, वो एक अलग मुद्दा है, आप बता रहे थे. 12,000 बिजनेसेस वहां थ्राइविंग थे. तो जो स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के बच्चे आते थे, वो देखते थे कि इतने छोटे से कंपाउंड में 12,000 बिजनेसेस है, 9,000 करोड़ के यूनाइटेड नेशन का वैल्यूएशन है वेबसाइट पे, विकी इंडिया पे. वाह. 9,000 करोड़ वर्थ बिजनेस. उसको समझने के लिए लोग आते थे. उसको समझने के लिए लोग आते थे. हम में से कितने लोग गए? बिल्कुल. तो हमने वो चीजों को बाहर जाके समझा नहीं. हमें ये एक्सकर्जन्स, ये बाहर जाके चीजों को समझना, वहां से पोटेंशियल पूरा का पूरा हमारे राष्ट्र में है. बिल्कुल. गांव में छुपा हुआ है, शहरों की गलियों में, जैसे धारावी का एग्जांपल आपने दिया, वो नजरिया हमें
बच्चों को डेवलप करवाना है, उनको लेकर जाना है, समझाना है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल मैं और मुझे लगता है कि वो एक जैसे बोलते हैं ट्रैवल गिव्स यू मोर नॉलेज देन व्हेन यू वो आर इन आपके दैट। पर्सपेक्टिव को ओपन कर। बहुत ज्यादा। अच्छा उमेश जी, हमारे इस पॉडकास्ट में हमने IP2 IPO इस बुक के बारे में जाना, आपकी जर्नी के बारे में जाना, हमने आज की एजुकेशनल सिस्टम में जो बदलाव आने चाहिए, जो रिफॉर्म्स आप देख रहे हैं, उसके बारे में हमने बात की। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी है। अब 1 मिनट के लिए अगर आपको देश के यूथ को एड्रेस करना हो सकता है आपका ये मैसेज हमारे प्रधानमंत्री साहब भी सुने, उनसे भी कुछ अगर कहना है तो ये 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, क्या कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहूंगा कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। उठो तिरंगा फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इफ यू हैव आइडिया, there is no stopping. Viksit Bharat is an unstoppable mission which no one in the world can stop. So if you are going to be a contributor to it, you have to decide whether you will be contributing or not. If you are going to join this bandwagon of innovation, entrepreneurship, startup creation, because there are going to be less number of jobs in the future. Jobs are going to change. New jobs are going to be created. But who are going to create this job? These are going to be created by the youth of the country, by the young generation, which is around 65% population of the country, which is currently the youth. They are going to decide the fate of this great nation. So I think this is the right time for all of us to come together and contribute to Viksit Bharat. वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के अंत में जरूर ये कहेंगे कि विकसित भारत का जो सपना सबने देखा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में, विकसित भारत का ये सपना जरूर साकार होगा। और भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए मुझे लगता है कि हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश राठौड़ जी। इसी तरह आप बस कमाल की किताबें लिखें और विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में कंट्रीब्यूट करते रहें। थैंक यू सो मच। जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।